तो चलिए, मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत ही गंभीर है और कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो इस धरती पर जन्म लिए हैं उन सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो भारत हो या विश्व के कोई भी देश हो, हर व्यक्ति के लिए यह आज का टॉपिक जो है बहुत जरूरी होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको जानना चाहिए। और मैं आप लोगों से पहले भी एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूं कि इस टॉपिक को आप लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए और हो सके तो इसको आप सभी कम से कम अपने एक दोस्त के पास, अपने एक भाई के पास, अपनी एक बहन के पास जरूर इसको आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह हम सब की जिम्मेवारी। मैं बात गंभीरता से रखूंगा, आज से थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन आप एक एक बात को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि मेरी बात आपको समझ में आ जाए और मैं समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आपको भी समझ में आ जाए। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है वायु, अंग्रेजी में एयर, और नीचे में मैंने लिखा है प्राण वायु। देखिए, मैं एक चीज महसूस कर रहा हूं कि हम सभी शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है कि गुरु की महिमा जो है, गुरु की जो महत्ता है, आज दिनों दिन घटती जा रही है। इस चीज को हम सभी जितने भी शिक्षक हैं, अगर इस वीडियो को मेरे देखेंगे तो सभी लोग, आप लोग महसूस कीजिएगा कि ऐसा है कि नहीं है। तो जो आधुनिक युग आया, आधुनिक युग में हम लोग तो डेवलप कर रहे हैं, हम लोग आगे विकास कर रहे हैं, लेकिन यह विकास जो है वह जाकर विनाश पर समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, मेरी एक एक बात को आप लोग गौर से सुनिएगा। यह जो विकास देख रहे हैं, जिसको आप विकास कर रहे हैं, वह जाकर विनाश पर समाप्त होता है। यानी जहाँ विकास की अंतिम सीढ़ी जो है उसको कहा जाता है विनाश। यानी जब कोई लोग जब विकास के अंतिम सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो वहां विनाश है, निश्चित समझ लीजिए। तो आज जो दुनिया इतनी चकाचौंध में जी रही है, आधुनिकता में हम लोग जी रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि गुरु की महत्ता जो है कम होती जा रही है, या गुरु खुद भी अपनी महत्ता को कम करने में कहीं ना कहीं गुरु की भी भूमिका है। कहीं ना कहीं ऐसे गुरु जो है ऐसे काम कर बैठते हैं, ऐसे चीजें कर देते हैं, या जो उनकी वास्तविक जिम्मेवारी होनी चाहिए, अपनी दायित्व का जो निर्वहन करना चाहिए, वो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। और अपनी सही ढंग से अपने सही ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के कारण कहीं ना कहीं गुरु की महत्ता घट रही है। और दूसरी एक और चीजें हैं जो हमारे आधुनिक युग में ये जो संचार क्रांति हो रही है, इस संचार क्रांति में हमारे जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं आधुनिकता में पढ़ कर के तरह तरह के चीजें देखते हैं। कहीं ना कहीं इसमें मीडिया भी दोषी है। मीडिया भी ऐसी चीजें दिखाता है जहां पर लोगों को लगता है कि नहीं, ये सच नहीं है, ये सच है, और उस कारण से भी गुरु की महत्ता कम होती है। यानी गुरु की महत्ता कम करने में, अपने उनकी महत्ता कम होने में बहुत सारा फैक्टर है, जिसमें गुरु भी जिम्मेवार है। तो आज मैं परत दर परत एक एक चीज को आपको जवाब दूंगा और आज ये बताऊंगा। आज के चैप्टर भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए नहीं, बल्कि वर्ल्ड के, विश्व के प्रत्येक नागरिक के लिए जानना और सुनना जरूरी है, जिसको मैं आज लेकर आया हूं। देखिए, एक पहले गुरु की महत्ता के बारे में मैंने चर्चा की, तो थोड़ी सी समझ लीजिए। गुरु गुरु जो शब्द है, अभी उसका जैसे हम लोग शिक्षक कहते हैं, उसको मास्टर भी कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, और शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, तो बहुत सारे शब्द आ गए हैं। लेकिन मैं जो जिनमिन शब्द है उसको गुरु को लेकर चलूंगा, जो गुरु को सारा शब्दों को, चाहे अध्यापक हो, शिक्षक हो, टीचर हो, सबको अपने में समेट लेता है। आखिर हमारा काम क्या है? गुरु हम हैं, हमारा काम क्या है? तो देखिए, गुरु जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान से देखिएगा, गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है, गु प्लस रु। अब आप व्याकरण को उठाइएगा, व्याकरण को देखिएगा, समझिएगा, तो गु का मतलब होता है अंधकार, अंधकार होता है।
अंधकार होता है और रू का मतलब होता है प्रकाश। तो अब आप समझ गए होंगे कि गुरु किसे कहते हैं। गुरु उसे कहते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु उसे कहते हैं जो बच्चे के अंदर जो अंधकार है उस अंधकार को निकाल कर उसके अंदर एक नई प्रकाश डाल दे, एक नई रोशनी डाल दे, उसे गुरु कहते हैं। और गुरु सिर्फ, आप समझते हैं कि गुरु सिर्फ बच्चों के लिए ही है, ऐसा नहीं। देखिए पहले के राजा महाराजा जो होते थे, आप देखेंगे शासन व्यवस्था करते थे तो अपने गुरु का सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर रखते थे और उनसे हर शासन व्यवस्था की हर चीज शेयर करते थे। हमको कैसे करना है, कैसे शासन चलाना है, देश राज में क्या क्या होगा, ये सभी अपने गुरु से सलाह लेते थे। तो निश्चित रूप से गुरु की महत्ता जो है बहुत सदियों से जो है बहुत ऊपर है और उसका मूल मकसद यही है जो आप देख पा रहे हैं कि हमेशा गुरु जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे देश के लोगों में, हमारे समाज के लोगों में, हमारे जो भी है विश्व के लोगों में जो अंधकार है उस अंधकार को निकाल करके उसके अंदर एक नया प्रकाश भरना, यही गुरु का काम है। तो आज उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं भी आपके सामने एक ऐसा अंधकार जो आपके अंदर व्याप्त है उस अंधकार को निकाल करके मैं आपको एक प्रकाश की ओर दिखाना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप इस चीजों को जानते हो, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है, मैं अपने दायित्व का, गुरु होने के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ कि कम से कम इस धरती पर आए हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य है इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति, इस मिट्टी के प्रति, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, जो हर टीचर को करना चाहिए, जो भारत ही नहीं इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक करना चाहिए। उसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए। अगर सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करने लगे तो निश्चित रूप से समाज एक ऐसा समाज होगा, जो मैंने कहा कि विकास की अंतिम सीढ़ी जो है विनाश है, वहां शायद इस शब्द नगण्य हो जाए, ऐसा शब्द जो है वहां पर जाकर शून्य हो जाए, ऐसा न हो। लेकिन ऐसा अभी तो यही देखा जा रहा है कि विकास की जो अंतिम सीढ़ी हो विनाश है। तो चलिए देखिए, आज गुरु की मैंने बताया कि मैं एक गुरु हूं, इसीलिए मेरा भी कर्तव्य है कि अपने शिष्यों को, अपने समाज को, अपने देश को एक अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। तो चलिए मैं इस पर चर्चा करता हूं, आज के जो मैंने टॉपिक लिया है और क्यों आज इस टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूं। आप सभी को इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि क्यों मैं इस टॉपिक को लेकर चर्चा कर रहा हूं। तो जो भी हमारे दर्शक इस क्लास को देखते हैं, लेते हैं, जो भी छात्र छात्राएं सुनते हैं, उनको आज बहुत गंभीरता से इस बात पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आप सोचिएगा जो मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो भी है बचपन से ही जब से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं या इस धरती पर चलना शुरू करते हैं, थोड़ी सी हमारे अंदर सेंस आती है। हम लोग 2 ही 3 चीज सीखते हैं। क्या सीखते हैं? बार बार यही कहा जाता है कि हमारी मूलभूत जो आवश्यकता है, देखिएगा, मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताएं, बार बार यही हमको सिखाया जाता है। बचपन से हम लोग यही सीखते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। बार बार हम यही शब्दों को सुनते आए हैं, मकान। तो यही शब्दों को बार बार हम सुनते हैं कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। और हमारा जो क्या कहता है, सारा का सारा ध्यान है वो उसी क्षेत्र में चला जाता है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन आज मैं ये बताऊंगा कि रोटी कपड़ा मकान से भी कुछ जरूरी आपके लिए है। अगर वो नहीं है तो आपका ये रोटी बेकार है, अगर वो नहीं है तो ये कपड़ा बेकार है, और वो नहीं है तो अगर ये आपका मकान बेकार है। तो मैं इन्हीं चीजों पर आज चर्चा करने वाला हूं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि वायु हम लोगों को जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसमें आप लोग वायु के कई पार्ट हैं, वायु गैसों का एक मिश्रण है और वायु में कई गैसें मिली रहती हैं भिन्न भिन्न अनुपात में। लेकिन उसमें से जो ऑक्सीजन है, O2, जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है। इसलिए मैंने यहाँ पर प्राण वायु लिख दिया है, वायु यहाँ लिख दिया है प्राण वायु यानी ऑक्सीजन। तो देखिए, आप देखेंगे कि हमारे वायुमंडल में
हमारा जो वायुमंडल है, प्रकृति ने इस हमारे वायुमंडल को बना करके हमें क्या दिया है, तो यहाँ इस जो ब्रह्मांड है, वायुमंडल है, तो ये पूरा वायुमंडल में गैसों का एक आवरण है, वायु है। इस वायु में जो आप देखेंगे तो 78% नाइट्रोजन है, एन है, और इसके बाद जो है 21% ऑक्सीजन है, 21% O2 है, और इसके बाद 1% जो है आप लोग इसमें सभी अन्य गैसें हैं, जलवायु जल के कण हैं, जलवाष्प के कण हैं, अन्य सभी मिलकर हैं। और देखिए इसमें से आप जानते हैं कि इसमें जब CO2 की चर्चा हम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें 1% में ये है। अब यहीं पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। देखिए ये जो है आप ये 0.03% जो होती है मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की या कार्बन मोनोऑक्साइड की कहा जा सकता है, कुछ उसमें है। तो यह गैसे सोचिए कितना हमारे जीवन पर प्रभावित करता है, हमारे जीवन को, कि हम 21% ऑक्सीजन रहते हुए 28% नाइट्रोजन रहते हुए ये जो चीजें इतनी हैं हमारे पूरा वायुमंडल को प्रभावित करके रखती हैं। देखिए जैसे थोड़ा सा भी आप लोग ग्रीन हाउस प्रभाव में देखते हैं कि थोड़ी सी बादल वाली रात जब होती है, जब बादल लगा रहता है तो उस रात में कितना गर्मी महसूस होने लगता है, छोटी सी चीज कितना प्रभावित करती है। आज के डेट में मैं कहूँ कि यह दिनों दिन हमारे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, और बढ़ने के कारण आज कितना प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए ये चीजें समझना हम इसलिए आप लोगों को बता दिए ताकि आप उस जो मूल चीज मैं बताना चाहता हूँ उस चीज को आप समझ पाइए, उस चीज को समझ पाए। देखिए अब हम चर्चा करेंगे ये 21% जो आपको 21% ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसी से समझेंगे कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आज के डेट में हमारे साथ क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे मूल चीज, जैसे हम लोग रोटी कपड़ा मकान हम समझते हैं कि यही सब कुछ है, लेकिन जरा सा सोच कर देखिए कि थोड़ी सी अगर 1 मिनट के लिए आपको ऑक्सीजन ना मिले, एक मिनट, मात्र 1 मिनट की चर्चा हम करते हैं, 1 मिनट अगर O2 आपको नहीं मिले आपका प्राण निकल जाएगा। अब बताइए कौन इंपॉर्टेंट है आपको, रोटी कपड़ा और मकान या प्राण वायु या वायु? तो यहीं पर हम सभी भूल गए हैं, अपने कर्तव्यों को यहीं पर भूल जा रहे हैं। हम नहीं समझ रहे हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। तो हमारे सबसे जरूरी हमारे लिए जो है वह ऑक्सीजन है, और आज ऑक्सीजन की क्या स्थिति है आप लोगों को बारे एक एक चीज की बारीकी से बताऊंगा। और आज का वीडियो आप प्रत्येक व्यक्ति के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए आप इसको कम से कम एक व्यक्ति के लिए लाइक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान जाए। तो देखिए इस तरह से रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान। अरे तुम जिंदा रहोगे तो रोटी खाओगे ना, जिंदा रहोगे तो रोटी खाओगे ना, अरे जिंदा रहोगे तो कपड़ा पहनोगे ना, और जिंदा रहोगे तो मकान बनाओगे ना। यहाँ तो जीवन की चर्चा हो रही है, तुम्हारे प्राण की चर्चा हो रही है, प्राण क्षण में निकलने वाला, और तुम किस बात की चर्चा कर रहे हो? तुम रोटी कपड़ा और मकान के फेर में रात दिन लगे हुए उसी में दौड़ रहे हो, लगता है कि ना हाँफ रहे हो, लेकिन ये नहीं सोच रहे हो कि अगर हम जिंदा हैं तो ये सारे हमारे लिए है, हम जिंदे नहीं है तो फिर किसके लिए, और जिंदा किस पर हो ये भूल गए हो। यही मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक गुरु के नाते मेरा कर्तव्य है कि यहीं पर आपको ध्यान कराना चाहता हूँ कि देखिए आप जिंदा किस पर हैं, आप जिंदा हैं ऑक्सीजन पर। अगर 1 मिनट के लिए आपको ऑक्सीजन नहीं मिले प्राण निकल जाएगा। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो चीजें हमको फ्री की मिल जाती है हम उसकी महत्ता नहीं समझते हैं। यही रोटी आपको पैसे से मिलती है, बार बार पैसा लगता है, आप रोटी की कीमत समझ रहे हैं, आप कपड़ा की कीमत समझ रहे हैं, जब पैसा लगता है कपड़ा की कीमत समझ रहे हैं, आप मकान की कीमत समझ रहे हैं, लेकिन ये आपको फ्री में मिल जाता है, सांस ले रहे हैं रोज, वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, इसकी महत्ता आपको पता नहीं है। लेकिन हाँ इसकी महत्ता भी आपको पता लगती है, आप इसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन जानकर इग्नोर कर देते हैं। कभी आपके घर के परिवार के ऐसा ना हो, लेकिन कभी ऐसा होता है, जैसे कोरोना काल आया, बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, सांस नहीं लिया रहा था ऑक्सीजन, वहां पर अपने परिवार को जिलाने के लिए जाकर हॉस्पिटल में लाखों लाख रुपया, मैं लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ, ऑक्सीजन दे दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, मैं करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूँ, ऑक्सीजन दे दीजिए सिलेंडर। तो इस तरह से आप सोचिए कि जब आप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर को दे करके लाए अपने परिवार को जिलाने के लिए,
लेकिन जैसे ही घर आए सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए, अपने दिमाग से निकाल दिए कि कहीं ऐसा ये भी था। लेकिन दोस्तों मैं यही कहूँगा आप सभी से, हमारे जो भी दर्शक हैं, आज का वीडियो थोड़ा सा भावनात्मक है, लेकिन भावनात्मक के साथ साथ मैं उस हकीकत से आपको अवगत कराना चाहता हूँ जिस हकीकत से आप मुंह मोड़ करके किनारे जा रहे हैं। उसको मुंह मत मोड़िए, उसको आपके सामने फेस करना पड़ेगा, और नहीं फेस कीजिएगा, जिस दिन आपका बच्चा होगा उसका दम घुटने लगेगा, और उस दिन आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस होगी, तब पता चलेगा कि मैंने कहाँ गलती कर दी है। तो देखिए 1 मिनट बिना हम इस ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन इसकी स्थिति हमारे ब्रह्मांड, हमारे वायुमंडल में क्या स्थिति है, क्या होने जा रही है। देखिए मैं विज्ञान की एक एक चीज बताऊंगा, आप जान लीजिए कि हम लोग को प्रतिदिन 550 लीटर 550 लीटर ऑक्सीजन O2 गैस यानी जो है हमको प्रतिदिन अगर जिंदा रहना है, सोचिए जरा, हम 100 ग्राम 200 ग्राम खाते हैं, उसकी चिंता हमको कितनी है। 100 ग्राम 200 ग्राम खाते हैं, उसकी चिंता कितनी है। हम जो पानी और या कपड़ा जो साल में 1-2 बार खरीद लेते हैं, उसकी चिंता कितनी है। हम एक मकान बना लेते हैं अपने जीवन काल में, उसकी चिंता कितनी है। लेकिन हम लोग को प्रतिदिन सुबह से शाम तक सोचिए 550 लीटर ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। एक मानव को हम लोग को प्रतिदिन सुबह से शाम तक हमको 550 लीटर ऑक्सीजन गैस चाहिए, तब हम जिंदा हैं। तो सोचिए 550 लीटर की हमें चिंता नहीं है। 1 लीटर की चिंता है, आधा केजी की चिंता है, 100 ग्राम की चिंता है, लेकिन इसकी चिंता नहीं है। तो मैंने यही कहा कि मैं गुरु के नाते आप लोग को इस इधर ध्यान अपना आपका एकाग्र करना चाहता हूँ, इधर आपको ले जाना चाहता हूँ कि देखिए कहाँ आप कमी कर रहे हैं। तो यह 550 लीटर जो ऑक्सीजन गैस है हमको प्रतिदिन सांस लेने के लिए जरूरत है। क्या इतने हमारे जो वायुमंडल में उपलब्ध है, क्या इतना आज के डेट में हमें मिल पा रहा है? क्या इसके लिए तैयार हैं? नहीं है। एक और चीज बता देते हैं, 227 लीटर, याद रखिए 227 लीटर। एक पेड़ प्रतिदिन 227 लीटर ऑक्सीजन देता है। अब समझिए इस हिसाब से देखें तो 27 हम लोगों को 2 पेड़ की आवश्यकता होगी। अगर हम इस हिसाब से देखें तो लगभग 2 पेड़ से अधिक ही हमें, एक व्यक्ति को एक दिन सांस लेने के लिए 2 पेड़ लगभग जरूरी है। इतने ऑक्सीजन तो एक दिन देते हैं एक पेड़। तो सोचिए कि इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए कम से कम 2 तो पेड़ निश्चित आवश्यक चाहिए। अगर 2 पेड़ नहीं है तो सोचिए कि आपका जीवन क्या है। तो इस चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं। यहीं पर बहुत बड़ा जो चीज है हम लोग को समझना है, और यहीं पर कहीं ना कहीं हम लोग असफल होते जा रहे हैं। इस चीज को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और नहीं समझ पाने के कारण ही आज जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो आप इसका कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल है। और एक चीज और भी मैं बता दूं आप लोगों को, इसका आप साक्षात रोल दिखाई पड़ने लगा है। भले आप इसे आंख मूंद रहे हैं, लेकिन ये दिखाई पड़ने लगा है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में ऑक्सीजन, और हम इससे क्या कर रहे हैं, आज इसको कितना दूषित कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस सब चीजों पर आज बात होगी। तो देखिए इसमें एक चीज और है जो महत्वपूर्ण है कि अभी ऑक्सीजन जो हम लोग को सांस लेने के लिए जरूरी है, दिनों दिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा इतनी दिनों दिन मिलती जा रही है, और गैसों की मात्रा मिल रही है कि यह प्रदूषित होते चला जा रहा है। और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वायुमंडल में कम होती जा रही है, क्योंकि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। पेड़ पौधे कोई लगाने के फेर में नहीं है, सारा पेड़ पौधा काटा जा रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, फैक्ट्रियां लग रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, कृषि के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। तो इस तरह से जैसे जैसे पेड़ों की कटाई होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा। सोचिए क्या होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में हर साल, याद रखिए, पूरे विश्व में हर साल 55 लाख लोग प्रदूषण के शिकार हो जाते हैं। प्रदूषण से 55 लाख, ध्यान दीजिए, 55 लाख लोग इस प्रदूषण की चपेट में प्रति वर्ष आते हैं। विश्व भर में 55 लाख लोग प्रति वर्ष मर जाते हैं प्रदूषण से।
और इन 55 लाख में सबसे ज्यादा भारत में लोग मरते हैं। इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा भारत में। कहाँ लोग मरते हैं? भारत में। एक गुरु के नाते मैं आप लोगों को आज परत दर परत इस सभी चीजों को बता करके समझाना चाहता हूं कि हम कहाँ खड़े हैं। तो 55 लाख लोग जो प्रति वर्ष मर जाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा भारत में मौतें होती हैं। और एक चीज और समझा देते हैं कि भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देश बनने जा रहा है। दुनिया के सबसे प्रदूषित देश में मैं बता रहा हूं कि आपके भारत में दिल्ली का नाम प्रथम है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली बन गई है। जरा कल्पना करके देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली है। आज दिल्ली की स्थिति ये है कि वहां लोग दम घुट रहा है, बच्चे को सांस नहीं ले रहा, दम घुट घुट करके बच्चे मर रहे हैं। इतनी प्रदूषित हो गई है दिल्ली। अभी आप लोग को दिवाली जैसे हम लोग बीता, खूब हम लोगों ने मौज मस्ती की, खूब धूम मचाए। बहुत सारे लोग, देखिए क्या होता है कि एक आस्था है, आस्था के नाम पर जब भी कोई टीचर, जब भी कोई व्यक्ति, जब भी समाज के बुद्धिजीवी आदमी इस क्षेत्र में कुछ कहना चाहता है, डर जाता है। और डर इस माध्यम से जाता है कि एक आस्था ऐसा चीज हो गया है जो कहीं भी किसी भी चीज को थोड़ी सी बताइए, तुरंत आस्था जो है आहत होने लगती है। तुम्हारी आस्था ऐसी है, तुरंत आस्था, मेरी आस्था पर ठेस पहुंचा दिया, मेरे यार तुम्हारी आस्था को लेकर के चाटो। अरे जिस आदमी को जब जिंदा ही नहीं रहना है तो आस्था को लेकर क्या करोगे? चाटोगे। आदमी यहाँ प्राण की हालत बिगड़ा, प्राण जिंदा रहेगा, जिंदा रहोगे तब ना तुम आस्था के बारे में सोचोगे। यहाँ तो जिंदा रहने की बात हम कर रहे हैं। तो इस तरह से कभी भी जब इस तरह की बातें आती है, तुरंत आस्था पर लोग कहते हैं कि अरे मेरी आस्था पर ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। दिवाली जो अभी पर्व हम लोग का बीता, हम लोग इतनी मौज मस्ती किए। दिल्ली जो है विश्व की सबसे प्रदूषित शहर में, जैसा कि मैंने बताया, आ गए। दिवाली की एक दिन पहले, दिवाली की एक दिन पहले जब वहां पर वायु गुणवत्ता वायु गुणवत्ता सूचकांक है, माने ये वायु गुणवत्ता सूचकांक बताता है कि यह वायु जो है सांस लेने के लिए हमारे मतलब उपयोगी है कि नहीं है, कितना उपयोगी है, ये एक मापांक है, एक मापा जाता है इसे। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक जो दिल्ली को देखा गया दिवाली के एक दिन पहले, तो 218 थी। कितनी थी? 218। जरा सोच कर देखिएगा। मैं आप किसी भी व्यक्ति के, जब कोई विद्वान बात करता है, जब कोई टीचर बात करता है, उसको ध्यान से समझिए, उसको धर्म से मत जोड़िए, उसको दूसरे क्षेत्रों में ले जाने की कोशिश मत कीजिए। ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। तो एक 218 थी, और जैसे ही दिवाली बीता एक दिन बाद देखा गया 358। तुम्हारा दिमाग खुल गया होगा भाई। हम सभी का दिमाग खुल जाना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने आप को, जो सच्चाई है उससे, सच्चाई से अपने आप को झुठला कर मुंह मोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने आंखों पर पर्दा डाले हुए हैं। कहीं ना कहीं हम अपने आंखों पर, जो कहा जाता है कि हमारे आंखों पर चर्बी छा गई है, हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यानी सब देखते हो, तुम सब जानते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम ऐसे बंध गए हो किसी क्षेत्र में, ऐसे तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है कि तुमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो सोचिए जरा कि जब एक दिन पहले, दिवाली से एक दिन पहले, ये सूचकांक है, मैं आप पेपर 2-3 दिनों का पेपर पढ़िए दिल्ली का, और दिल्ली जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर में आ गई है। और इसमें दिवाली के एक दिन पहले जो सूचकांक था, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वो 218 था, और दिवाली के एक दिन बाद 358 हो गया। आज दिल्ली की स्थिति ये है कि जब लोग चल रहे हैं सड़कों पर तो आंखों में मिर्चा जैसा जलन हो रहा है। सांस जब ले रहे हैं तो सांस, जब हवा अंदर जा रही है तो मिर्चा जैसा जलन हो रहा है। जब वो अंदर जा रही है तो सांस नहीं लिया रहा, आदमी घुट रहा है, दम घुट रहा है। तो सोचिए कि जरा ये क्या हो गया एक दिन में। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सारे दूसरे भी कॉज है। चलिए मान लेते हैं दूसरे भी कॉज है, आपकी भी बात को ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है? जब एक दिन दिवाली के पहले इस स्थिति थी 218 और 358, सोचिए अगर 400 पहुंच जाए, ये स्थिति 400 अगर हो जाती है
इसी तरह से दम घुट घुट करके लोग मर जाएंगे, और होगी। जिस जो स्थिति बना हुआ है निश्चित रूप से ये होगी, और उसमें कोई बच नहीं सकता है। मैं इसी चीज को आप लोगों को ध्यान एकत्र कराना चाहता हूं। जब बताइए, जब यहाँ पहुंच जाएगा और जब दम घुट घुट करके सभी लोग मरना शुरू कर देंगे, कहाँ गया तुम्हारा रोटी कपड़ा और मकान? किस रोटी कपड़ा मकान की बात करते हो? जब तुम ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे? इसको लेकर चाटोगे? घर में रोटी रहेगा, तुम ही नहीं रहोगे खाने के लिए। घर में कपड़ा रहेगा, तुम ही नहीं रहोगे पहनने के लिए। मकान रहेगा, बड़ी बिल्डिंग रहेगी, तुम ही नहीं रहोगे रहने के लिए। तो जरा अपने दिमाग से सोचो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ये स्थिति आज होने जा रही है, हमारी भारत की, पूरी भारत की होने जा रही है। अब थोड़ी सी मैं आप लोग को बिहार पर चर्चा कर दूं। बिहार पर भी देखिए, बिहार में भी बेगूसराय जो जिला है, अभी सबसे बिहार का सबसे दूषित शहर बन गया। पटना पटना भी था, पटना भी है, और भी है, भागलपुर है, और सबसे दूषित बन गया। वहां भी यही कंडीशन होने जा रही है। और ये कंडीशन जो आज 1 2 4 5 शहरों की है, ये लगभग लगभग पूरे भारत की बनने जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि तुम भारत में जितना प्रदूषण से लोग मरते हैं, विश्व में 55 लाख, उसमें से सबसे ज्यादा भारत में मरते हैं। और एक और समझ लो कि इस प्रदूषण का प्रभाव इतना पड़ता है भाई, कि आज जो है दुनिया का सबसे ज्यादा कैंसर कैंसर सबसे ज्यादा भारत में, कैंसर के रोगी सबसे ज्यादा भारत में। कैसे इसको झुठला सकते हो? कैसे इस पर पर्दा डाल सकते हो? कैसे मुंह मोड़ सकते हो? कैसे आस्था के नाम पर तुम अपने आप को छुपा सकते हो? तो यह चीजें समझना है कि कैंसर, दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर भारत में है, भारत में रोगी हैं कैंसर के। और एक और चीज बता दूं कि बहुत तेजी से यह कैंसर जो है बहुत तेजी से फैलते जा रहा है। तो सोचकर जरा देखिए कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आगे आने वाले दिनों में यह स्थिति और भयावह होगी, और तब स्थिति तुम्हारी क्या होगी। तो इस चीजों को हम लोग को समझना है, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर मैं जब वही बात फिर से दोहराता हूं, थोड़ा सा कड़वी है। रोटी रहेगा खाने के लिए, तुम नहीं रहोगे। कपड़ा रहेगा पहनने के लिए, तुम नहीं रहोगे। और मकान रहेगा रहने के लिए, तुम नहीं रहोगे। तो ये सभी हम सभी को समझना है। मैं अपने शिक्षक होने के नाते इस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये चीजें, हम एक शिक्षक हैं और अपने समाज के लोगों के पास नहीं रख पाए, अपने समाज के लोगों को पास नहीं बता पाए। हम अपनी प्रकृति को बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। मैं इस धरती पर आया हूं तो कहीं ना कहीं मेरा भी कुछ ना कुछ दायित्व है। कहीं ना कहीं इस चीज को हमें भी आप सभी को बताना है, जानना है। अगर मान लीजिए कि हम इस चीज को नहीं बता पाए तो फिर कहीं ना कहीं मुझे भी इसमें कमी है, और मैं भी आप लोग दोषी रहूंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करें, ताकि समाज में जब उस तरह की बातें आए तो कहीं ना कहीं ये हो कि चलिए अपना कहीं ना कहीं दायित्व का निर्वहन कुछ तो किए। इसलिए मैंने आज सोचा कि आप लोगों को इससे हटकर कुछ ऐसी बातें रखी जाए जो आपके आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई, मैं आप लोग से एक बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा, यही बात आप लोग से बार बार निवेदन करूंगा कि कम से कम एक बार इस दुनिया से हटकर, जो चकाचौंध की दुनिया है, उस रोटी कपड़ा और मकान से हटकर कम से कम अपने इस वायु के लिए सोचिए कि जब वायु है तो आप हैं, जब ऑक्सीजन है तो आप हैं। और ऑक्सीजन जब सांस लेने के लिए आपको है ही नहीं, तो सोचो कि तुम अगर गंदी हो जाए, वो हवा दूषित हो जाए, फिर तुम्हारा सांस ही नहीं लेगा, तुम दम घुट कर मर ही जाओगे। तो इन सारे चीजों को लेकर क्या करोगे? सुख सुविधा, तुम्हारी गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब यही रह जाएगा, और तुम ही चल जाओगे। यही हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे आप, फिल्म इंडस्ट्री में इतने चकाचौंध है, देख करके सभी लोग चाहते हैं कि काश हम भी उसी में चल जाए। होड़ मचा रहा था हमारे युवाओं में, तो होड़ मचा हुआ है। लेकिन दूसरी चीजें जो वहां होती है, उस चीज से कहीं ना कहीं वो मुंह मोड़ लेते हैं। चकाचौंध की दुनिया तो उसको बहुत अच्छी लगती है कि भाई उधर जाएंगे, ऐसे है, नाच है, गाना है, बजाना है, बहुत है, गाड़ी है, बंगला है, कितने औसो आराम से लोग रहते हैं, शौक से चलते हैं, सब कुछ है। लेकिन दूसरी जो चीजें हैं वहीं पर छोड़ देते हैं। और दूसरी चीजें ये है जो आपको बता रहा है कि जितने फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उसमें देखोगे तो लगभग 50% जो है कैंसर के रोगी हैं।
इस बात को तुम मूल्यांकन करके देख लेना, सच्चाई का पता लगाओ। और उसमें 50% जो कैंसर के रोगी हैं, और पीछे जब बैक में जाओगे तो देखोगे कि सभी बहुत सारे लोग, हमारे बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े हीरोइनें जो है आधे अपने जीवन बिता पाए, 25 बरस, 30 बरस, 40 बरस की उम्र में ही कैंसर से रोगी से मर गए। तो ये जो चकाचौंध की दुनिया देखते हो, ये चकाचौंध की दुनिया एक तरफ तो अच्छी लगती है देखने के लिए, लेकिन जब उसकी गहराई में जाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसी नहीं है जो जो तुम देख रहे हो, जो समझ रहे हो। तो भाई यही बात है कि मैं आज इसी पर आप लोग को प्रकाश डाला कि देखिए प्राण वायु, हमारी ऑक्सीजन कितना आवश्यक है। हम लोग को एक कर्तव्य है। एक हमारे दोस्त हैं सुजीत, ट्री मैन के नाम से मशहूर हैं, आप लोग भी देखिएगा, ट्री मैन के नाम से मशहूर है भाई सुजीत। मैं बहुत बहुत उनको सैल्यूट करता हूं, ताकि वो वृक्ष के प्रति, वृक्ष लगाने के प्रति बहुत दिनों से एक्टिव हैं और इसमें काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक हमेशा उनका वीडियो आते रहता है, कहीं पेड़ लगाते हुए, कई प्राइज भी जीते, अभी राष्ट्रपति से उनको पुरस्कार भी मिला। तो हम को कम से कम ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए हम लोग को पेड़ पौधे लगाने चाहिए अधिक से अधिक। अगर नहीं लगाते हैं तो फिर ये सारा चीज आपका धरा का धरा रह जाएगा। ये देखिए बहुत सारा चीज अब इसमें कहना था मुझे, इसमें इतनी बातें कहनी थी कि कोई हद हिसाब नहीं है। 5-10 क्लास भी लूंगा तो भी फिर ये खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को कुछ ऐसी गंभीर बातें रख दी जिस पर हम सभी को सोच विचार करना है। अगर नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। तो इसलिए हम यही कहेंगे, कम से कम अपने जीवन में 1-2 पेड़ जरूर लगाएं। अपने आप को उतना तो कम से कम करें कि हम और हमारे आने वाली पीढ़ी कम से कम सांस ले इस ऑक्सीजन से। अब दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि जैसे आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली की स्थिति है, तो लगभग मूल्यांकन कर ले कि यही स्थिति पूरे भारत की हुई होगी। जब यहाँ पर एक तो मतलब गणना हुआ, वहां पर रिसर्च किया गया, दिखाया गया, तो इस तरह की स्थिति आई, इतना प्रदूषण एक दिन में बढ़ा। यही स्थिति जो है पूरे भारत की हुई होगी, हर शहर में यही स्थिति होगा। हम लोग भी रहते हैं भोजपुर जिला के मुख्यालय आरा में, और यहाँ पर भी देखिए, मैंने जब पेपर पढ़ा तो पता चला, सरकार का एक रिपोर्ट आया कि भोजपुर जिले में 2-3 दिनों के अंदर लगभग 2.5 करोड़, माने 2 करोड़ से आगे, लगभग माने 2.25 करोड़ के लगभग जो सरकारी रजिस्टर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जो यहाँ पर पटाखे वाले दुकान रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड दुकानों के माध्यम से जो पटाखे बेचे गए, उसमें लगभग 2.5 करोड़ के लगभग 2 करोड़ से बेसी लगभग रजिस्टर्ड दुकान से पटाखे बिके हैं। और ऐसे जितने दुकान है छोटा मोटा, उसको तो छोड़ दीजिए, लगभग ले लीजिए, सबको मिला लीजिए, तो मैं औसतन बता रहा हूं कि लगभग आपको 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ से कम नहीं, तो 5 करोड़ रुपया का एक छोटा सा जिला में 5 करोड़ रुपये के पटाखे जो है हवा में उड़ा दिए गए। और खुशी मनाएंगे, ठीक है, हमारा पर्व है, पर्व खुशी मनाएंगे, करेंगे। हमारे भी बच्चे बहुत सारे जिद कर रहे थे, मैंने बहुत माना, लेकिन हाँ ये है कि अब पहले छोटे थे, नहीं समझ रहे थे, अब थोड़ा सियाने हो गए हैं, समझ रहे हैं। और इस चीज पर बखूबी उन लोगों ने अंकुश लगाया कि आज कहीं ना कहीं लगभग 90% से भी अपने आप को बदल दिया है। 10% रह गया, वो भी होगा, थोड़ा बड़े होंगे वो बदल जाएंगे। तो इस तरह से हम सभी को चाहिए। तो ये सोचिए कि इतने छोटे जिले में जब इतनी चीजें हुई, तो पूरे भारत में कितना हुआ होगा। क्या मिला? मौत। क्या मिला? इन सब से क्या मिला? सिर्फ मौत की सामग्री मिली आपको, और कुछ नहीं मिला। मौत की सामग्री, और वो मौत की सामग्री जो है, जितने आपने उत्साह मनाया, जितने आपने छोड़ा, और उससे जो धुआं निकला, सिर्फ आपको मौत मिला, कुछ दूसरा नहीं। कैंसर मिला, कुछ दूसरा नहीं। ऐसा नहीं कि आप जो जितना ही अधिक ऐसे कर दिए तो आपको सिर्फ मौत का सामान मिला, और मौत के रूप में आपको कैंसर मिला और दूसरी बीमारियां मिली, और कुछ नहीं मिला। हाँ, अगर मिलता, उस पैसे का यूज अपने बच्चों की पढ़ाई पर कीजिए, उस पैसे का यूज दूसरे कामों में लगाइए, निश्चित रूप से आपको दोनों फायदा होगा।
लेकिन कहीं ना कहीं आस्था हमारे ऊपर इतनी हावी है और आस्था इतना चढ़ा हुआ है जिसमें हम आप अंधे हैं, कितना भी समझाया जा रहा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आएगा समय, आप समझ जाइएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत, हमें लगा कि नहीं आज इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, मैंने बात रखा और जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैं यही कहूँगा आप सभी से कि कम से कम आप सभी इस वीडियो को कम से कम एक व्यक्ति के पास जरूर आप एक प्रण लीजिए कि मैं अगर इस वीडियो को देख रहा हूं तो कम से कम एक व्यक्ति के पास, अपने हित मित्र रिश्तेदारी दोस्त के पास, कम से कम एक आदमी के पास शेयर कीजिए, ताकि उस इस चीज पर गंभीरता से विचार कर सके और अपनी प्रकृति को बचाने के लिए अपना जो योगदान है उसमें कम से कम कुछ तो अपने दायित्व को निभा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में।